हम सबके दो चेहरे होते हैं, एक चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं और दूसरा जो हम अकेले मिरर के सामने देखते हैं। तुम्हारी सबसे डार्क फैंटेसी क्या है? शायद तुम किसी को ना बताओ। हम सबको लगता है कि हमारी जो अजीब बातें हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित रहती हैं, पर इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हारी सबसे डिस्टर्बिंग फैंटेसी शेयर करने वाले लोग भी आसानी से मिल जाते हैं। आज मैं तुम्हें इंटरनेट के एक ऐसे ही फोरम पर ले जाऊंगा जहाँ पर लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें काट कर खा सकता हूँ, और सबसे डरावनी बात यहाँ पर पता है क्या है? सामने से जवाब आता है हाँ। द कैनिबल कैफे एक ऑनलाइन इंटरनेट फोरम जहाँ पर ऐसी फैंटेसीज और डिज़ायर रखने वाले लोग मिलते हैं जो लोगों को काटने और खाने की बात करते हैं। कैनिबल कैफे पर लोग ऐसी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करते हैं जहाँ पर वो किसी को खाने की बात करते हैं, और कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को ही खाते हुए देखना चाहते हैं, मतलब कोई इनके बॉडी पार्ट को काटे और उनके सामने ही खाए। कोई चाहता था कि मैं ओवरवेट हूँ, कोई मेरी बॉडी में से फैट निकाल कर उसको काटे और मेरे सामने कुक करे और मेरे सामने खाए। और एक तो ऐसा था जो चाहता था कि कोई मेरे पीनस को काट कर उसको पकाए और मुझे भी खिलाए और खुद भी खाए। ऐसी फैंटेसीज रखने वाले लोग कैनिबल कैफ़े पर मिलते थे। कैनिबल कैफ़े पर एक एडवर्टाइजमेंट ऐसा था जिसने एक रियल क्राइम की शुरुआत करी। कैनिबल कैफ़े पर फ्रैंकी यूज़र नेम से एक एडवर्टाइजमेंट पोस्ट होती है। मैं एक यंग बॉय को ढूंढ रहा हूँ जिसकी एज 18 से 25 के बीच में हो और उसकी बॉडी हेल्दी हो। मैं तुम्हारी बॉडी को काटूंगा और तुम्हारे सामने खाऊंगा। इफ इंटरेस्टेड कॉन्टेक्ट मी। ये एडवर्टाइजमेंट एक ऐसे इंसान ने पोस्ट करी थी जो चाहता था कि वो किसी इंसान को काट कर खाए। उसका नाम था आर्मिन मेविश, द रॉटनबर्ग कैनिबल। आखिर आर्मिन के अंदर ये फैंटेसी, ये डिज़ायर आया कहाँ से? क्या बचपन के किसी ट्रॉमा या लोनलीनेस ने उसको ऐसा बना दिया था? इसे समझने के लिए हमें आर्मिन के बचपन को समझना पड़ेगा। 1961 जर्मनी के एसन सिटी में आर्मिन मेविश का जन्म होता है। आर्मिन की मॉम हाउसवाइफ थी और उसके फादर एक पुलिस ऑफिसर थे। आर्मिन जब पैदा हुआ था तब उसके मॉम और डैड की शादी नहीं हुई थी। बर्थ होने के 1 साल बाद दोनों ने शादी करी थी। आर्मिन के अंदर जो कैनिबल फैंटेसी थी वो एक दिन में नहीं आई थी। जब आर्मिन सिर्फ 8 साल का था तो उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और उसके फादर घर छोड़कर चले गए थे। और उसी समय आर्मिन की दादी और उसकी एक कैट थी, उसकी भी डेथ हो जाती है, जिससे अब वो अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगता है। आर्मिन इतना ज़्यादा लोनलीनेस फील करने लगा कि उसने अपने दिमाग में ही एक इमेजिनरी छोटा भाई बना लिया था और उसने उसका नाम फ्रैंकी रखा था। इससे तुम लोग सोच सकते हो कि आर्मिन उस समय कितना ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहा होगा। अब उसको ये डर था कि अगर फ्रैंकी मुझे छोड़कर चला गया तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। और उसी समय आर्मिन के दिमाग में एक फैंटेसी आती है कि अगर मैं फ्रैंकी को खा लूँ, यानी कंज्यूम कर लूँ, तो फ्रैंकी हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरे अंदर। तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि ये फैंटेसी एक 8-10 साल का बच्चा सोच रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आर्मिन ने इस इमेजिनेशन को बस इमेजिनेशन रखा, उसने इस इमेजिनेशन को रियल में करने का भी ट्राई किया। आर्मिन अपने क्लासमेट से जो फ्रैंकी की तरह दिखता है उससे एक बॉडी पार्ट मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मना करने के डर से, और वो क्या सोचेगा इस बारे में, इसलिए वो नहीं बोल पाता। आर्मिन के पेरेंट्स का डिवोर्स होने के बाद उसकी माँ आर्मिन को रॉटनबर्ग के एक विलेज में ले जाती है जहाँ पर उनका एक फार्म हाउस था जिसमें 44 रूम्स थे। और इतने बड़े घर में, इतने बड़े फार्म हाउस में आर्मिन और उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं रहता था, और इसीलिए आर्मिन की माँ कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। आर्मिन अब अपनी मॉम पर पूरी तरीके से डिपेंड हो गया था। आर्मिन की गर्लफ्रेंड और उसके कलीग बताते हैं कि अक्सर आर्मिन की मॉम उसकी डेट्स पर और ट्रिप्स पर उसके साथ जाया करती थी, और ये सब उसको बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं लगता था क्योंकि उसको बताया गया था कि ये सब नॉर्मल है। 1981 से लेकर 1993 तक आर्मिन एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल सोल्जर जर्मन आर्मी में सर्व करता है। उसकी पोस्टिंग घर से ज़्यादा दूर नहीं हुई थी, तो वो अक्सर घर पर अपनी मॉम को देखने आया करता था। आर्मिन अपनी मॉम से इतना ज़्यादा क्लोज था कि वो किसी भी लड़की से सीधे बात ही नहीं कर पाता था। वो जब भी किसी से मिलता, जब भी उसका किसी से रिलेशनशिप बनता, तो वो किसी के थ्रू बनता था।
लेकिन वो किसी भी रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाता था और उसका ब्रेकअप बहुत जल्दी हो जाता था। 1984 से लेकर 85 तक उसकी एक फियांसे भी थी, लेकिन आर्मिन इस रिश्ते को तोड़ देता है क्योंकि उस लड़की की शक्ल उसकी मॉम से मिलती थी। और इसके बाद आर्मिन अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करने लगा। मिलिट्री में सब लोग आर्मिन को एक प्रोफेशनल और ऑब्लिगिंग इंसान बताते हैं, लेकिन मिलिट्री में जाने पर उसकी फैंटेसी दब जरूर गई थी पर कभी ख़त्म नहीं हुई थी। जर्मनी में 1990 के डिकेड में इंटरनेट हर एक यूज़र के पास अवेलेबल था। सब लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे थे, अलग अलग चैट रूम्स बन रहे थे, अलग अलग फॉरम्स बन रहे थे। और उसमें से एक फॉरम ऐसा था जिसका नाम था कैनिबल कैफ़े, जहाँ पर लोग अपनी डार्क फैंटेसी को एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पोस्ट करते थे। आर्मिन भी एक फ्रैंकी नाम से फेक अकाउंट बनाकर उन फॉरम्स पर जाने लगा और वो घंटों घंटों इन फॉरम्स पर बिताता था। और इसी बीच इसको एक शॉक मिलता है कि 2 सितंबर 1999 को उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और आर्मिन फिर से बिल्कुल अकेला हो जाता है। मॉम की डेथ के बाद आर्मिन अब अपनी फैंटेसीज में, अपने डिज़ायर में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा। आर्मिन अब ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो उसकी फैंटेसी को पूरा कर सके और इसके लिए वो बहुत अलग अलग फॉरम पर जाने लगा और इन सारी फॉरम्स पर वो कई सारी पोस्ट करने लगा और जिसमें वो बोलता था कि मैं 18 से 30 साल के यंग बॉय को ढूंढ रहा हूँ जिसको काट के मैं उसका फ्लैश कंज्यूम कर सकूँ। और शॉकिंग बात पता ही क्या है कि उन फॉरम्स पर लोग रिप्लाई भी करते थे और जून 2000 में उसकी पोस्ट पर एक रिप्लाई आता है, आई एम रेडी। और जो ये रिप्लाई करता है उसका नाम है जॉर्ज हुसे। जॉर्ज को फैंटेसी थी कि कोई उसके फ्लैश को काट कर उसके सामने कंज्यूम करे। अब दोनों ऑनलाइन चैट करके इस चीज़ की प्लानिंग करते हैं और वो मिलने का डिसाइड करते हैं। 12 नवंबर को उसकी पहली मुलाकात काशल के एक होटल में होती है, जहां आर्मिन ने जॉर्ज को नेकेड करता है और उसकी पूरी बॉडी पर ऑलिव ऑयल से मसाज करता है और उन जगह को मार्क करता है जहां से वो फ्लैश को काटना चाहता है। ये सब होने के बाद अब वो दिन आता है जिसका आर्मिन सालों से इंतजार कर रहा होता है। आर्मिन अपने 44 रूम वाले घर में एक स्लॉटर रूम तैयार करता है जिसमें वो नाइफ, हैचेस, मीट ग्राइंडर और हुक्स जिससे मीट को लटकाया जाता है। पूरी वॉल पर साउंड प्रूफिंग मैटर्स लगा रखी थी। 19 नवंबर को जॉर्ज आर्मिन के घर पर आता है और उस स्लॉटर रूम को देखता है और वो स्लॉटर रूम देखते ही बैकआउट कर जाता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। आर्मिन इससे बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। आर्मिन चाहता तो उससे ज़बरदस्ती करके वो ये सब कर सकता था, लेकिन आर्मिन ऐसा नहीं करता है क्योंकि आर्मिन बस उसी का स्लॉटर करना चाहता है जिसमें विक्टिम का कंसेंट हो। इसके बाद आर्मिन रुकता नहीं है, वो और ज़्यादा पोस्ट डालने लगता है और उन जगहों पर जाने लगता है जहाँ पर वो विलिंग विक्टिम्स मिलते हैं और उसकी पोस्ट पर कई सारे रिप्लाईज भी आते हैं और कोई किसी से उसकी मुलाकात भी होती है। लेकिन विक्टिम जैसे ही उसका स्लॉटर रूम देखता है वो बैकआउट कर जाता है क्योंकि वो उतना ज़्यादा खतरनाक था। 5 फरवरी 2001 को क्रिएटर 99 यूज़र नेम से एक रिप्लाई आता है, आई एम इंटरेस्टेड। और इस रिप्लाई के बाद सब कुछ बदलने वाला था और जिसने रिप्लाई किया था उसका नाम था बर्ड जर्गन ब्रांडिस। ब्रांडिस का जन्म 90 जनवरी 1958 को बर्लिन में हुआ था। ब्रांडिस फाइनेंशियल स्टेबल था, एक अच्छी नौकरी थी, पर ब्रांडिस बायोसेक्सुअल था। 1987 से लेकर 1994 के बीच ब्रांडिस की सगाई भी होती है, पर उसकी फियांसे को पता चल जाता है कि ब्रांडिस बायोसेक्सुअल है, जिसकी वजह से उसकी फियांसे उसको छोड़कर चली जाती है। ब्रांडिस फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा था, पर उसके सारे रिलेशनशिप खराब होते चले जा रहे थे। वो अब कम्प्लीटली हॉलो फील करने लगा। ब्रांडिस को वॉरेफिलिया था। नाइनटीन 1985 से लेकर 2000 तक ब्रांडिस टेम्पल हॉफ में रखा, जहाँ पर वो अक्सर गे बार्स में मिलने वाली वर्कर के साथ रिलेशनशिप बनाता था। ब्रांडिस ने एक बार किसी वर्कर को नाइफ देकर उसके पीनस को काटने को बोलता है, पर वो साफ मना कर देती है। उसके बाद 2000 में ब्रांडिस आर्मिन से उसी फोरम पर मिलता है जहाँ पर वो 1 महीने तक चैट करते हैं और अपनी प्लानिंग और डिज़ायर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब वो दिन आ गया था जिस दिन ये स्लॉटर होने वाला था। 9 मार्च 2001 ब्रांडिस और आर्मिन कैसल के एक स्टेशन पर मिलते हैं।
आर्मिन ब्रांडिस को कुछ दिन साथ में रहने के लिए बोलता है जिससे उनका बॉन्ड अच्छा हो जाए। ब्रांडिस कहता है कि स्लॉटर आज ही होना चाहिए। उसके बाद दोनों आर्मिन के घर जाते हैं जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। आर्मिन उस पूरे स्लॉटर को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा भी लगा देता है और अपने पास एक ह्यूमन बचरिंग की एक गाइड, स्टेप बाय स्टेप गाइड भी डाउनलोड करके रखता है। आर्मिन वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है और ब्रांडिस के कहने पर वो उसके पीनस को बाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो इतना सख्त होता है कि आर्मिन उसको बाइट ही नहीं कर पा रहा था और इसलिए आर्मिन एक नाइफ लेता है और उस नाइफ से उसको काट देता है और ब्रांडिस बहुत जोर से चीखता है। इतना सब होने के बाद ब्रांडिस फिर भी ये बोलता है कि उसे उतना पेन नहीं हुआ जितना उसने सोचा था। इसके बाद आर्मिन उसे कुक करता है और पेपर गार्लिक के साथ सर्व करता है, पर दोनों में से कोई भी उसको खा नहीं पा रहा था क्योंकि वो इतना ज़्यादा जल चुका था। अब ब्रांडिस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। अब वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि स्लॉटर होने से पहले उसने कई सारी नींद की गोली और काफ़ी सारी कफ सिरप पी थी जिससे उसको पेन कम हो। इस चीज़ से डिसअपॉइंट होकर ब्रांडिस आर्मिन से एक बात बोलता है, अगर मैं सुबह तक रुका रहूँ तो सुबह ब्रेकफास्ट में हम दोनों मेरे बॉस को खा सकते हैं, एक तुम्हें मिलेगी और एक मुझे पता है कि ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है पर ये सच है, ये हुआ है ऐसा। इसके बाद आर्मिन ब्रांडिस को बाथटब में बैठा देता है और स्टार ट्रेक की बुक पढ़ने चला जाता है। आर्मिन हर 15 मिनट बाद ब्रांडिस को देखने आ रहा था और 2 घंटे बाद जब ब्रांडिस उस बाथटब से खड़े होने की कोशिश करता है तो वो एकदम से कोलैप्स कर जाता है और आर्मिन को लगता है कि शायद ये मर चुका है। आर्मिन ब्रांडिस को उठाकर अब टेबल के ऊपर रखता है और उसके गर्दन पर 4 बार स्टैप करता है और एक हैचेट लेके उसके बॉडी के कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स करता है। बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स करने के बाद उन सारे पार्ट्स को कुछ बैग्स में भरता है और अपने एक फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर देता है और उसको ऊपर से पिज़्ज़ा के बॉक्सेस लगा देता है ताकि कोई भी उसको देखे तो उसको यही लगे कि इसके अंदर पिज़्ज़ा ही स्टोर है। ब्रांडिस की सारी बोन्स और उसके बाकी की बॉडी पर जैसे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, उन सब को वो अपने बैकयार्ड में दफन कर देता है जिस बैकयार्ड में वो कभी खेला करता था। और आज रात आर्मिन सबसे स्पेशल डिनर करने वाला था और उन्हीं बॉडी पार्ट्स में से आर्मिन एक मीट का टुकड़ा निकालता है और उसको कुक करके पेपर गार्लिक और अपनी फेवरेट वाइन के साथ कंज्यूम करता है। इसे कंज्यूम करने के बाद आर्मिन अपने अंदर एक सेक्सुअल प्लेजर फील करता है। एक टीवी इंटरव्यू में आर्मिन ह्यूमन फ्लैश का टेस्ट भी बताता है। द मीट टेस्ट लाइक पॉर्क, अ लिटिल बिट मोर बिटर, स्ट्रॉन्गर, इट टेस्ट क्वाइट गुड। 2001 से लेकर 2002 तक आर्मिन अपने घर पर काफ़ी सारे वॉलंटियर्स को बुलाता है और काफ़ी सारे वॉलंटियर्स के घर भी जाता है और वहाँ पर उनसे अलग अलग चीज़ डिस्कस करता है जैसे कि कैसे वो उनको हुक से लटकाना चाहता है या फिर कैसे वो उनके अंदर निडल्स और पिंस को चुबाना चाहता है। और हमेशा की तरह जब भी वॉलंटियर्स उसके स्लॉटर रूम को देखते थे तो वो उस स्लॉटर रूम को देखते ही बैकआउट कर जाते थे। ब्रांडिस का स्लॉटर करने के बाद आर्मिन करीब 10 महीने तक उस मीट को कंज्यूम करता है और लगभग 20 किलो मीट वो उस 10 महीने में कंज्यूम कर लेता है। और इसी बीच पुलिस को एक टिप मिलती है कि कोई है जो ऐसा कर रहा है। एक लड़का पुलिस को बताता है कि फ्रैंकी यूजर नेम से ऐसी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करी जा रही है जिससे फिर बाद में पुलिस उन सारी एडवर्टाइजमेंट और पोस्ट को ट्रैक डाउन करती है और वो पता लगा लेती है कि ये पोस्ट आखिर कहाँ से आ रही है। 10 दिसंबर 2001 को पुलिस आर्मिन के घर पहुंच जाती है और आर्मिन पुलिस को देखकर बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होता, वो बिल्कुल एकदम काम रहता है। पुलिस को अपने सारे रूम्स दिखाता है और पुलिस सर्च करते करते उस स्लॉटर रूम तक पहुंच जाती है। पुलिस उस फ्रीज़र को चेक करती है और उसके ऊपर से सारे पिज़्ज़ा बॉक्सेस को उठाती है और उसके नीचे से मीट के भरे हुए बैग्स निकलते हैं। पुलिस आर्मिन से पूछती है कि क्या है। आर्मिन बोलता है कि ये मीट है, किसी एनिमल का मीट है। लेकिन पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एक एनिमल का मीट ऐसा नहीं होता। लेकिन पुलिस जब उस मीट को लैब टेस्टिंग के लिए भेजती है तो उसमें पता चलता है कि ये कोई एनिमल मीट नहीं है, ये एक ह्यूमन मीट है। पुलिस जब उस रूम को सर्च कर रही थी तो उनको वो कैमरा भी मिलता है जिसमें वो सारी रिकॉर्डिंग हुई थी। जब पुलिस उस पूरी फुटेज को देखती है
तो पूरी पुलिस एकदम से शॉक हो जाती है। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो गया रहा, वो क्या देख रहे हैं। ब्रांडिस विलिंगली अपने साथ ऐसा करा रहा था और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहा था। और बिलीव करो, जब ये केस बाहर आया, लोगों ने इस केस के बारे में सुना, तो लोगों को एकदम से बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके बाद 2004 में ये कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट सारी चीज़ों को देखते हुए आर्मिन को मैनस्लॉटर के क्राइम में 8 साल और 6 महीने की सजा सुनाती है। और इसी बीच ब्रांडिस की बोन्स जो आर्मिन ने अपने घर के बैकयार्ड में दफना दी थी, उनको निकाला जाता है और उनको ब्रांडिस के बॉयफ्रेंड को भेज दिया जाता है। आर्मिन ब्रांडिस के बॉयफ्रेंड को एक लेटर भी लिखकर भेजता है कि ब्रांडिस के लिए एक ब्यूटीफुल डेथ थी जो ब्रांडिस कई सालों तक चाह रहा था। आप लोगों को लग रहा होगा कि 8 साल और 6 महीने की सज़ा आर्मिन के लिए काफ़ी कम है, और इसलिए कोर्ट ने सारे एविडेंस को दोबारा से चेक किया, उस वीडियो को दोबारा से चेक किया। उस वीडियो में कोर्ट को मिलता है कि जब आर्मिन ब्रांडिस के गले पर स्टैप कर रहा होता है तो ब्रांडिस उस समय जिंदा था। ब्रांडिस की मौत किसी और से नहीं बल्कि स्टैप करने से हुई है, और स्टैप करने के बाद ब्रांडिस ने आर्मिन से किसी भी समय नहीं बोली थी कि इस तरीके से स्टैप किया जाए, और इसलिए कोर्ट आर्मिन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाती है। ये केस इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था कि इसके ऊपर एक बुक, इंटरव्यू विद अ कैनिबल और ग्रिम लव जैसी मूवीज भी बन चुकी है। आर्मिन का वो 44 रूम्स वाला घर अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इस केस ने लोगों को ये बताया कि एक इंसान की डिज़ायर और फैंटेसीज क्या क्या हो सकती है और वो उस इंसान से क्या क्या चीज़ें करवा सकती है। कैनिबल कैफे जैसे फोरम्स अब भी बनते रहते हैं और बंद भी होते रहते हैं, जहाँ पर लोग ऐसी ऐसी फैंटेसीज और ऐसे ऐसे डिज़ायर को शेयर करते रहते हैं, और पता नहीं कि इनमें से और कौन नेक्स्ट आर्मिन हो सकता है। मैं ये बात आपसे पूछता हूँ, आर्मिन को जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली थी, क्या वो सही थी, या फिर इससे भी बड़ी सज़ा आर्मिन को मिलनी चाहिए थी? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताना।